हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी? तो हम लोग कर रहे हैं क्लास 9th का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2, दैट इज सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन। इससे पहले के वीडियोस में हम लोग कवर कर चुके हैं कि किस तरीके से समाजवाद मीन्स सोशलिज्म जो था वो पूरे यूरोपियन कंट्रीज में वर्किंग क्लास के बीच में स्प्रेड हो रहा था और लोगों ने इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद जो नई प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी उनको कोप अप करने के लिए, उनको कम्बैट करने के लिए नए तरह की विचारधाराओं को अपनाना शुरू कर दिया था। जब ये समाजवाद का विचार यूरोप के विभिन्न क्षेत्रों में फैल रहा था तो रसिया भी इससे अछूता नहीं था। तो फ्रेंड्स, अपने इस चैप्टर में हमने जो दो इंपॉर्टेंट जो टॉपिक कवर करने थे वो है सोशलिज्म इन यूरोप और उसके बाद रशियन रेवोल्यूशन। तो सोशलिज्म इन यूरोप जब फैल रहा है तो रशिया के अंदर भी, रशिया जो कि एक यूरोपियन कंट्री है, इसका आधे से ज़्यादा पार्ट एशियन कॉन्टिनेंट में है और इसका कुछ पार्ट यूरोप के अंदर भी है, तो हम इसको यूरोपियन कंट्री ही मानते हैं। तो रशिया के अंदर भी इस तरह के सोशल विचार जो थे, सोशलिस्टिक विचार यानी सोशलिज्म, रशिया में भी स्प्रेड हुआ। और जिसके तरीके से जर्मनी के अंदर सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी एस्टेब्लिश हुई थी और ब्रिटेन के अंदर लेबर पार्टी एस्टेब्लिश हुई थी और बहुत सारी यूनियन बनने लगी थी वर्कर्स की कंडीशन को सुधारने के लिए, बेटर लिविंग कंडीशंस की डिमांड के लिए, वेजेस को इंक्रीज करने के लिए और वर्किंग आवर्स को रिड्यूस करने के लिए। उसी तरह रशिया के अंदर भी कुछ इसी तरह की परिस्थितियां पैदा हो रही थी। तो आइए पहले जान लेते हैं कि किस तरीके से समाजवाद रशिया में फैला और इसी समाजवाद ने रशियन रिवॉल्यूशन को स्टार्ट किया। फ्रेंड्स, 20th सेंचुरी में जिस समय यह रशियन रिवॉल्यूशन होगा उससे पहले 20th सेंचुरी और 19th सेंचुरी के एंड में रशिया में किस तरह का माहौल था? रशिया के अंदर मोनार्की रूल था, रशिया के अंदर राजतंत्र चलता था और यहां पर जो डायनेस्टी रूल करती थी उसका नाम था रोमानोव डायनेस्टी। तो यहां पर रोमानोव डायनेस्टी का रूल था, राजा यहां पे रूल करता था। रोमानोव डायनेस्टी का जो राजा था यानी कि जो किंग था उसका नाम था जार। आप जार को कैसे भी लिख सकते हैं, TZAR भी लिखा जा सकता है, CZAR भी लिखा जा सकता है। तो जार निकोलस II 20th सेंचुरी में रशिया का राजा बना। इनकी वाइफ अलेक्जेंड्रा। तो अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि राजा का क्या रोल रहा, किस तरीके से परिस्थितियों ने बदलना शुरू किया और फिर एक समय ऐसा आया कि जब 1917 में 1917 में रशियन रिवॉल्यूशन हुआ और राजा को अपनी चेयर छोड़नी पड़ी, यानी कि अपनी कुर्सी से एब्डिकेट करना पड़ा। एब्डिकेट करने का मतलब होता है अपनी मर्जी से अपनी चेयर को छोड़ देना, अपनी पावर्स को ट्रांसफर कर देना। तो ऐसी क्या परिस्थितियां हुई? तो ये जो रोमानोव डायनेस्टी जार निकोलस के अंडर रशिया के अंदर रूल कर रही थी, उस समय रशिया के अंदर ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था। रशिया में सिर्फ दो ही शहर थे, सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को। यूरोपियन कॉन्टिनेंट की तरफ यूराल माउंटेन के ईस्टर्न वेस्टर्न साइड में ये जो इंपॉर्टेंट टू प्लेसेस हैं, सेंट पीटर्सबर्ग एंड मॉस्को, ये दोनों ही जो है रशिया की कैपिटल है। सेंट पीटर्सबर्ग जो है ये भी इसकी कैपिटल है और मॉस्को भी इसकी कैपिटल थी। तो देखिए फ्रेंड्स, ज्यादातर जो इंडस्ट्रीज थी, वैसे तो पूरी रशिया के अंदर 20th सेंचुरी की शुरुआत में बहुत ही कम इंडस्ट्रीज डेवलप हुई थी इन कंपेरिजन टू द अदर यूरोपियन कंट्रीज, लेकिन फिर भी इन दो शहरों में जो है इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही थी। तो जब इन दो शहरों में इंडस्ट्री डेवलप हो रही थी तो यहां पर नौकरियों की तलाश में, मैंने बताया कि इंडस्ट्रियलाइजेशन होने के बाद नई तरह की जॉब अपॉर्चुनिटीज ओपन हुई और जो हैंडीक्राफ्ट, जो क्राफ्टमैन थे, जो हाथों से काम करने वाले लोग थे, उनका जो व्यापार था वो डिक्लाइन हुआ। तो जब इस तरह के चेंजेस समाज में हुए तो रशिया में ग्रामीण क्षेत्रों से बहुत सारे लोग जो है वो नौकरियों की तलाश में
एम्प्लॉयमेंट की तलाश में वो भी शहरों की तरफ आ गए, माइग्रेट हो गए। तो सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को में बहुत सारी इंडस्ट्रीज और फैक्ट्री कंसंट्रेट होने के कारण यहां की पॉपुलेशन बढ़ गई। रशिया की जो बाकी पॉपुलेशन थी, सिर्फ 10% पॉपुलेशन जो थी, 10 से 15% जो पॉपुलेशन थी वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में थी, और बाकी के जो लोग थे, बाकी जो पॉपुलेशन थी 20th सेंचुरी में 80% से ज्यादा लोग वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड थे। वो लोग कौन थे? एग्रीकल्चरिस्ट थे, यानी कि फार्मर्स थे, पीजेंट्स थे। और यहां पर भी जो कंडीशन थी पीजेंट्स की वो बहुत पुअर थी। ज्यादातर जो लैंड थी वो बड़े बड़े लैंड ऑनर्स के कंट्रोल में थी और एरिस्टोक्रेटिक पीपल के हाथ में थी, और इनकी जमीनों पर जो है गरीब लोग काम करते थे। किसानों की हालत बहुत खराब थी। तो फ्रेंड्स, रशिया में ग्रामीण क्षेत्रों में लोग डिसकंटेंटेड थे, क्योंकि वहां पर जो पीजेंट्स थे, जो पुअर फार्मर्स थे, उनकी कंडीशन भी कुछ ज्यादा अच्छी नहीं थी, ज्यादा बेटर नहीं थी। दूसरा, शहरों में सेंट पीटर्सबर्ग में और मॉस्को में जो लोग फैक्ट्रीज में काम करते थे उनकी कंडीशन भी बहुत ही खराब कंडीशन में वो लोगों को काम करना पड़ता था। 14-14, 12-12 घंटे उनको फैक्ट्री में काम करना पड़ता था, उसके बदले उनको वेजेस बहुत कम मिलती थी। तो समाजवादी विचारों वाले जो यूनियन थे, जो ऑर्गेनाइजेशन थे, जो सोशलिस्ट आइडिया वाले जो ऑर्गेनाइजेशन थे, जैसे रशिया में इस तरह के जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन बने सोशलिस्टिक आइडियाज पर बेस्ड, उनमें से एक था RSDWP, यानी कि रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी। ये रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी जो थी, ये समाजवाद पर जो है आइडियोलॉजी पर बेस्ड थी, और ये प्राइवेट प्रॉपर्टीज के अगेंस्ट थे। वर्कर्स की लिविंग कंडीशंस को इंप्रूव करने के लिए और उनके वर्किंग कंडीशंस को इंप्रूव करने के लिए, उनकी वेजेस को इंक्रीज करने के लिए, और इनकी बाकी की जो वर्किंग जो स्टाइल था फैक्ट्रीज के अंदर, यानी कि कुछ मुट्ठी भर लोगों के पास जो पूरी प्रॉपर्टीज उनके होल्ड में थी, कैप्चर में थी, ये उन चीजों के खिलाफ थे। और ये इन वर्कर्स को सपोर्ट करते थे जो इन फैक्ट्रीज में इतनी बुरी हालत से जो गुजर रहे थे, रहने के लिए जगह नहीं थी, कोई हेल्थ फैसिलिटी नहीं थी, तो पुअर वर्किंग कंडीशंस में लोग रहते थे। वेरी लो वेजेस दे वर पेड एंड दे हैड टू वर्क लॉन्ग आवर्स। तो इस तरह की जो सोशलिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन रशिया के अंदर ओपन हुई थी, समाजवाद स्प्रेड हो रहा था, तो रशिया में भी इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई थी। तो ये इस तरह के लोगों को प्रॉब्लम्स को पैम्फलेट्स के द्वारा या न्यूज़पेपर्स के द्वारा या मैगजीन्स के द्वारा डिस्कस करते थे, और ये ऑर्गेनाइजेशन रशिया में वर्ल्ड वॉर 1 1914 से पहले इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन जो थी वो इलीगल समझी जाती थी। तो इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन जो सोशलिस्टिक आइडियाज वाली जो ऑर्गेनाइजेशन थी, उनको सीक्रेटली काम करना पड़ता था। तो इस तरह का कुछ माहौल रशिया में था। सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को के अंदर फैक्ट्रीज कंसंट्रेटेड थी, और रूरल एरिया के अंदर, कंट्री साइड में जो एग्रीकल्चर थी उस पर ज्यादातर लोग डिपेंडेंट थे। तो फ्रेंड, जिस समय रशियन रिवॉल्यूशन होगा 1917 में, उस समय 1917 में हार्श विंटर होने के कारण क्रॉप फेलियर हो जाएगा। और क्रॉप फेलियर हो गया एक तरफ तो, और दूसरी तरफ फ्रेंड्स आपको मालूम है कि 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हो चुका है, और ये वही समय है जिस समय वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा है। और आपको ये भी मालूम है, हमने इस बात को पहले भी पढ़ा है कि जब हमने हिटलर वाला चैप्टर कवर किया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि वर्ल्ड वॉर 1 में पूरी दुनिया 2 फैक्शंस में डिवाइड हो गई थी। एक तरफ सेंट्रल पावर्स थे, दूसरी तरफ अलाइड पावर्स थे। तो सेंट्रल पावर्स और अलाइड पावर्स आपस में लड़ रहे थे, तो रशिया जो था वो अलाइड पावर्स की तरफ से जर्मनी के खिलाफ लड़ रहा था। और यह 1916 से पहले 1914 से 1916 तक जो लड़ाई चली, उसमें ज्यादातर रशिया जर्मनी से हार रहा था। एक तरफ तो रशिया वर्ल्ड वॉर 1 में हार रहा है, लेकिन लड़ाई को कंटिन्यू रखा गया, वॉर्स को कंटिन्यू रखा गया, और कंटिन्यूएशन ऑफ वॉर से देश के अंदर फूड सप्लाई शॉर्ट हो गई। आर्म्स फोर्सेस जो थी उनको सप्लाईज पहुंचाने के लिए, फूड सप्लाई करने के लिए
और वेपन्स उनको भेजने के लिए, उनके लिए यूनिफॉर्म्स वगैरह भेजने के लिए, उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए ज्यादातर जो देश के रिसोर्सेज थे वो उसमें लगा दिए गए। दूसरी तरफ इन फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स की काम करने के घंटे बढ़ा दिए गए, कंपेरेटिवली 20% इनकी वेजेस और रिड्यूस हो गई। तो इस तरह से हालात कुछ इस तरीके से क्रिएट हुए कि रशियन रिवॉल्यूशन की तरफ यह हमें ले जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह का माहौल था रशिया के अंदर 20वीं सेंचुरी में। राजा जार निकोलस बहुत ही एब्सोल्यूटिक रूलर था और वो जनता की प्रॉब्लम्स को, जो कॉमन मैन थे, सिटीजन थे, उनकी प्रॉब्लम्स को इन्होंने बिल्कुल भी सेंस नहीं किया। ये बहुत ही आलिशान लाइफ जीते थे, स्पेशल प्रिविलेजेस वाली लाइफ जी जाती थी। जो क्लर्जी होते थे, जो नोबेल्टी होते थे, वही जो फ्रांस की क्रांति में हमने पढ़ा, वही कुछ माहौल रशिया के अंदर भी था। तो ऐसे हालातों में जब लोगों ने अपनी सिचुएशन को, अपनी कंडीशंस को सुधारने के लिए, बेटर लिविंग कंडीशंस के लिए जब डिमांड की, तो राजा ने ऑप्रेसिव मेजर्स का यूज किया। आर्मी को कॉल किया गया और इन लोगों को दबाने की कोशिश की गई। जिस तरीके से शहरों में और देश के विभिन्न कोनों में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी काम कर रही थी, ऐसी और भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस थी। जैसे जो किसान थे, जो पीजेंट्स थे, उन्होंने अपनी एक एसोसिएशन बनाई जिसका नाम था SRP, सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी। लेकिन ये सोशल रिवॉल्यूशनरी जो पार्टी थी, ये डिमांड कर रही थी कि जो नोबल क्लास है, जो अमीर लोग हैं, नोबल क्लास है, उनसे जमीन ली जाए वापस और वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाए पीजेंट्स में। सारे किसानों में ये जमीन जो है इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाए। तो इस तरह की डिमांड जो है ये सोशल रिवॉल्यूशनरी पार्टी, किसानों की जो पार्टी थी, ये कर रही थी। तो फ्रेंड्स, ऐसे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस जो समाजवादी विचारों को मानने वाले लोग जो थे, जो कि प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट थे और पूरे सोसाइटी में लोगों की जो प्रॉब्लम्स थे उनके लिए सॉल्यूशंस ढूंढ रहे थे, इस तरह का माहौल रशिया में भी पैदा हो रहा था। इस तरह की चीजें, इस तरह की विचारधारा रशिया में भी स्प्रेड हो रही थी और ये वर्कर्स फिर आगे स्ट्राइक करेंगे। तो देखिए, रशिया का जो 1917 का फरवरी में जो 1917 में रिवॉल्यूशन हुआ, उससे पहले रशिया में कुछ ऐसी चीजें हुई जिन्होंने धीरे धीरे करके लोगों के अंदर डिसकंटेंटमेंट क्रिएट किया। तो फ्रेंड्स, आइए अब हम शुरुआत करते हैं कि किस तरीके से रशियन रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ। मुझे लगता है कि अब तक आप लोग ये समझ गए होंगे कि रशिया में किस तरह का माहौल है, किस तरह की सामाजिक स्ट्रक्चर है, किस तरह का जो है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है। एक तरफ मोनार्की है, थोड़ी बहुत इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही हैं और ज्यादातर पॉपुलेशन एग्रीकल्चरिस्ट है। एग्रीकल्चरिस्ट में भी कुछ लोग जो नोबल्स हैं वही बड़े बड़े लैंड ओनर्स हैं और पीजेंट्स डिमांड कर रहे हैं कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड की। दूसरी तरफ वर्कर्स डिमांड कर रहे हैं बेटर लिविंग कंडीशन, बेटर वर्किंग कंडीशंस की, एंड टू इंक्रीज द वेजेस, रिड्यूस द वर्किंग आवर्स। और इसी दौरान वर्ल्ड वार वन, और वर्ल्ड वार वन ने फिर जो आफ्टरमैथ्स थे या जो उसके जो डिमेरिट्स थे, जो प्रभाव, बैड इंपैक्ट जो थे, वो भी रशिया में देखने को मिलेंगे। और वर्ल्ड वार वन के टाइम पर ही 1918 से पहले रिवॉल्यूशन हो गया रशिया में। इस प्रकार से एब्डिकेट किया राजा ने और एक नई सोशलिस्टिक गवर्नमेंट जो है बनाने की कोशिश की गई। तो चलिए वन बाय वन पढ़ते हैं अभी। तो सबसे पहले शुरू करते हैं 1905। देखिए, 1905 में रशिया और जापान के बीच एक युद्ध हुआ था। इसको हम कहते हैं रूसो जापानीज वॉर। रशिया के अंदर 1905 के इस वॉर के समय से ही लोगों में राजा के प्रति डिसकंटेंटमेंट फैलना शुरू हो गया। देखिए, मैं आपको वर्ल्ड मैप दिखाता हूं और वर्ल्ड मैप में मैं आपको एक जगह दिखाना चाहता हूं, एंड दिस प्लेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। हम लोग शुरू करेंगे रशियन रिवॉल्यूशन की शुरुआत कैसे हुई, कैसे लोग जो डिसकंटेंटेड हो गए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए, ये पूरा इतना बड़ा जो है रशिया है, ये पूरा रशिया है, यह है इंडिया है, ये चाइना है, ये मंगोलिया है। रशिया के बिल्कुल नीचे चाइना है। उस जमाने में 1917 में ये वाला जो पार्ट है ना चाइना का, ये वाला जो पार्ट है, और ये कोरिया वाला पार्ट, ये पूरा का पूरा रशिया के कंट्रोल में था।
वर्ल्ड वार 1 से बहुत पहले 19th सेंचुरी के एंड तक ये वाला पूरा पार्ट इसे कहते हैं मंचूरिया। इस एरिया को बोलते हैं मंचूरिया। और इसी मंचूरिया में यहां पर एक पोर्ट है, यानी कि समुद्री व्यापार के लिए यहां पर एक इंपॉर्टेंट पोर्ट जो कि पूरे रशिया के ट्रेड में रशिया को सपोर्ट करता था, उस पोर्ट का नाम है आर्थर पोर्ट। अब ये पोर्ट रशिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए बाकी इस साइड से तो रशिया जो है लैंड लॉक्ड है। व्यापार करने के लिए ये वाला एरिया भी मुनासिब नहीं है क्योंकि ठंड में यहां पे बर्फ जमी रहती है और यहां से जहाजों को ले जाना बड़ा मुश्किल है। पोलर रीजन है इसके ऊपर, तो यहां तो बर्फ जमी रहती है, यहां से भी व्यापार संभव नहीं है। तो सिर्फ ये वाला एरिया बचता है रशिया के पास, जिसमें यहां पर जो ये पोर्ट था आर्थर पोर्ट, ये पूरे साल भर काम करता था। तो ये वाला पोर्ट जो है रशिया को बहुत ही इंपॉर्टेंट था और इसको रशिया नहीं खो सकता था। तो हुआ क्या, 1905 में देखिए ये जापान है, ये देखिए यहां पे ये जापान है, यहां रशिया है, यहां जापान है, ये वाला पार्ट भी रशिया के कंट्रोल में है। ये बात है 1905 की। तो फ्रेंड्स क्या हुआ, सभी देश उस जमाने में जो ताकतवर देश होते थे वो अपनी इंपीरियल पावर को बढ़ाना चाहते थे और वो दूसरे कमजोर देशों पर अपना कंट्रोल जमाना चाहते थे। तो यही हुआ, रशिया मंचूरिया जो एरिया है चाइना का भी, जो अभी ये वाला पार्ट अभी चाइना के पास है, उस टाइम ये रशिया के पास था। तो वो मंचूरिया को छोड़ना नहीं चाहता था। क्यों? क्योंकि यहां पर उसके लिए आर्थर पोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट था। तो क्या हुआ, 1905 में क्या हुआ, 1905 में जापान ने इस पोर्ट पर कैप्चर कर लिया, अटैक किया। रूसो जैपनीज वॉर हुआ, इसे बोलते हैं रूसो जैपनीज वॉर 1905। तो रूसो जैपनीज वॉर में रशिया की हार हुई। जापान एक छोटा सा देश है और रशिया बहुत बड़ा देश है। आबादी के मामले में भी और रिसोर्सेज के मामले में भी जापान बहुत छोटा है रशिया के सामने। लेकिन इतने से छोटे से देश से 1905 में रूसो जैपनीज वॉर में रशिया हार गया। इससे वहां के जो सोल्जर्स थे, आर्मी थी, उनका बहुत ही मोरल डाउन हुआ। वो काफी डिमोरलाइज हुए कि इतने छोटे से देश ने इतनी बड़ी आर्मी को हरा दिया। तो वहां के लोग जिनको जबरदस्ती, कई बार तो गांव से, कंट्री साइड से लोगों को जबरदस्ती आर्म फोर्सेस में जो है रिक्रूटमेंट कर दिया जाता था। तो अब वो गांव के लोग और वो जो सोल्जर्स जिनकी डिफीट हुई है, वो उसके लिए राजा को जिम्मेदार ठहराते हैं। रूसो जैपनीज वॉर में रशिया के हार के लिए लोगों ने बैड पॉलिसीज ऑफ जार यानी कि जार निकोलस की पॉलिसीज को जिम्मेदार ठहरा गया। सो जार निकोलस II was held responsible for such a humiliating defeat from Japan। यहां पर इसी समय 1905 में ही एक्चुअली 1905 में यहां पर एक और घटना हुई। हार्श विंटर होने के कारण और रूसो जैपनीज वॉर लड़ाई शुरू हो चुकी थी, तो इन दोनों कंडीशन के कारण फूड सप्लाईज की शॉर्टेज हो गई। कहां पर? फैक्ट्री एरियाज में। तो देखिए फ्रेंड्स, जब ये लड़ाई शुरू हुई उस समय एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो था वो डिक्लाइन हो गया। और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन यानी कि प्राइमरी सेक्टर के जो प्रोडक्शन था वो डिक्लाइन होने से फूड सप्लाईज जो है वो शॉर्ट हो गई। और सेंट पीटर्सबर्ग में जब फैक्ट्री वर्कर्स के लिए फूड शॉर्टेज हुआ और उनके जो चीजों के गुड्स के जो प्राइसेस, देखिए लड़ाइयों में क्या होता है, चीजों की कीमतें बढ़ जाती हैं। तो गुड्स के जो प्राइस थे वो काफी हाई हो गए, लेकिन लोगों की वेजेस नहीं बढ़ाई गई, वर्कर्स की वेजेस नहीं बढ़ाई गई, तो लो वेजेस हो गई। और उनके काम करने के घंटे बढ़ा दिए गए थे, इंक्रीज आवर्स, 12-12, 14-14 घंटे इनको फैक्ट्री में काम करना पड़ता है। तनख्वाहें बहुत कम हैं, लगभग 20% उनकी वेजेस कंपेरेटिवली जो गुड्स प्राइस थे
उनके कंपैरिजन में 20% इनकी तनख्वाहें कम हो गई, घट गई। यानी प्राइसेस बढ़ रहे हैं, वेजेस नहीं बढ़ रही हैं, तो कंपेरेटिवली 20% जो है इनकी इनकम घट गई। इससे परेशान होकर के सेंट पीटर्सबर्ग में फादर गैपॉन की लीडरशिप में, फादर गैपॉन, ये एक पादरी थे, ये एक फादर थे, ये एक प्रीस्ट थे, यू कैन से चर्च के अंदर एक अधिकारी थे। तो जो फादर, वहां पर जैसे हमारे यहाँ पे प्रीस्ट होते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे पुजारी होते हैं, ऐसे वहां पे फादर बोलते हैं, बिशॉप्स बोलते हैं, फादर बोलते हैं। तो इस तरीके से फादर गैपॉन की अध्यक्षता में, लीडरशिप में वर्कर्स ने एक प्रोटेस्ट करना शुरू किया। कैसे शुरुआत हुई इस प्रोटेस्ट की? तो फूड शॉर्टेज हो गया, लो प्राइसेस, हाई प्राइसेस हो गई, लो वेजेस हो गई। तो देखिए सेंट पीटर्सबर्ग, सपोज दिस इज सेंट पीटर्सबर्ग, सेंट पीटर्सबर्ग में एक नदी है, इसका नाम है नीवा रिवर। नीवा रिवर, नीवा रिवर के राइट बैंक पर, यानी कि राइट दाएं तरफ, नीवा रिवर के दाएं तरफ, ये नीवा रिवर है, इसके दाएं तरफ राइट साइड में ये जो थे, राइट साइड में जो थे, ये थे वर्कर्स क्वार्टर थे। यहां पे फैक्ट्रीज थी और वर्कर्स क्वार्टर्स थे, यानी जहां पे वर्कर्स लोग रहते थे। ये गरीब एरिया था, मतलब कि वर्किंग क्लास लोग इस साइड में रहते थे। जबकि इसके लेफ्ट बैंक पे, यानी कि लेफ्ट साइड में, इस रिवर के लेफ्ट साइड में, यहां पर फैशनेबल एरिया था, इसको बोला जाता था फैशनेबल एरिया। फैशनेबल एरिया मतलब यहां पर जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, कैपिटलिस्ट थे, उनकी कोठियां थी, उनके बंगले थे, उनका समाज यहां रहता था। और यहीं पर एक महल था राजा का, जिसको कहा जाता था विंटर पैलेस। विंटर पैलेस। तो फ्रेंड, फादर गैपॉन की लीडरशिप में लगभग 1,10,000 लोग, कुछ ही दिनों में 1,10,000 लोग, वर्कर्स जो हैं, वो स्ट्राइक पर उतरे। अब ये स्ट्राइक पर क्यों उतरे, इसका इमीडिएट कारण क्या था? तो देखिए, जैसे मैंने बताया कि रशिया के अंदर बहुत सारी सोशलिस्ट वर्कर्स पार्टी थी। तो एक वर्कर्स पार्टी थी जिसका नाम था क्या नाम था, हाँ यस, एसोसिएशन ऑफ रशियन, यस, एसोसिएशन ऑफ रशियन वर्कर्स। ये ऐसे करके एक सोशलिस्ट एसोसिएशन ऑफ रशियन वर्कर्स, ये एक एसोसिएशन थी जो सेंट पीटर्सबर्ग में ही थी। ये भी एक सोशलिस्टिक आइडियोलॉजी फॉलो करने वाली ऑर्गेनाइजेशन थी। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन थी, तो ये भी एक थी। तो इसके 4 जो मेंबर थे, इसके जो 4 मेंबर थे, इस यूनियन के जो 4 मेंबर थे, वो एक फैक्ट्री थी जिसका नाम था, सेंट पीटर्सबर्ग में एक फैक्ट्री थी, इंडस्ट्री थी, जिसका नाम था पुटिलोव आयरन वर्क। तो ये जो पुटिलोव आयरन वर्क इंडस्ट्री थी, एसोसिएशन ऑफ रशियन वर्कर्स, इसके 4 मेंबर्स को पुटिलोव आयरन वर्क कंपनी ने निष्कासित कर दिया, नौकरी से निकाल दिया। तो इनके सपोर्ट में, सिंथेटिक के लिए, इनको सपोर्ट करने के लिए वर्कर्स ने प्रोटेस्ट शुरू किया। और अब वो डिमांड करने लगे, रिवर को क्रॉस करके वो लेफ्ट बैंक पर पहुंच गए फादर गैपॉन की अध्यक्षता में, 1,10,000 लोग। एंड दे स्टार्टेड अ डिमांड फॉर द ब्रेड, टू फूड सप्लाई, फॉर बेटर लिविंग कंडीशंस, बेटर वर्किंग कंडीशंस, टू डिक्रीज द वर्किंग आवर्स एंड टू इंक्रीज द वेजेस। ये सारी डिमांड जब ये करने लगे, तो जो वहां पर विंटर महल, विंटर पैलेस को इन्होंने सराउंड कर लिया, घेराव कर दिया, और ये अपनी डिमांड जब कर रहे थे, तो राजा के जो पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, महल में जो पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, उन्हें कहा जाता था कोशैक्स। तो ये जो कोशैक्स थे, इन्होंने इन लोगों पर हमला कर दिया। राजा ने हुक्म किया कि इनको कंट्रोल किया जाए, तो इन पर हमला हुआ, गोलियां चलाई गई, लाठियां चलाई गई, बहुत सारे लीडर्स को पकड़ के जेल में डाल दिया गया। लगभग 100 लोगों को गोलियां मार दी गई, 100 लोगों की डेथ हो गई, और 300 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। और ये दिन था एतवार का दिन, संडे। ये जो घटना हुई, ये संडे वाले दिन हुई थी। तो इसलिए रशिया के इतिहास में 1905 में ये जो एक घटना हुई थी,
इसे कहा गया ब्लडी संडे। ब्लडी संडे। अब यह घटना जब हुई तो लोगों का गुस्सा और ज्यादा भड़का, और अब पूरे देश में इन लोगों के इन लोगों को सिंपैथी देने के लिए, इन लोगों को सपोर्ट करने के लिए, और ये जो घटना हुई थी इससे एजिटेटेड लोगों ने अलग अलग दूसरे शहरों में भी इस तरह के प्रोटेस्ट होने शुरू हो गए, और माहौल को, कंडीशंस को अगेंस्ट जाते हुए देख करके, यानी सिचुएशन और ज्यादा खराब होती हुई नजर आई, तो फिर अपने अधिकारियों की एडवाइस पर ये लोग अब डिमांड कर रहे थे कि एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी होनी चाहिए और जो राजा की जो एब्सोल्यूटिक पावर्स हैं उनको कम करना चाहिए। तो जब इतना सब माहौल चेंज होते हुए नजर आया तो इनको शांत करने के लिए अब राजा को लगने लगा कि इन्हें कुछ ना कुछ जो है चेंजेस करने पड़ेंगे, क्योंकि बिल्कुल कुछ चेंजेस तो इनएविटेबल हैं, उनको तो करना ही पड़ेगा। अगर नहीं किया गया तो फिर माहौल जो है देश के अंदर और ज्यादा खराब हो सकता है, क्रांति हो सकती है, लोग मेरे अगेंस्ट जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स 1905 में इन लोगों को शांत करने के लिए एक पार्लियामेंट्री बॉडी बनाई गई जिसका नाम था जूमा। जूमा को बनाया गया। उस समय लोगों का गुस्सा कुछ शांत हुआ और इस जूमा के अंदर, यानी कि ये पार्लियामेंट बनाई गई और ये डिसाइड किया गया, राजा ने ये डिक्लेरेशन किया कि अब जो भी कानून बनाए जाएंगे वो ड्यूमा की एडवाइस से, सपोर्ट से ही बनाए जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि राजा कभी नहीं चाहता था कि उसकी पावर्स जो हो कम हो और उसको अपने डिसीजन मेकिंग के लिए किसी ऑर्गेनाइजेशन पर डिपेंड करना पड़े। राजा ऐसा नहीं चाहता था। तो क्या किया गया, राजा ने 3 महीने के अंदर 75 डेज में ही 75 डेज के अंदर अंदर इस जूमा को दोबारा से डिसमिस कर दिया। लेकिन अब लोगों के अंदर दोबारा से फिर वही रिवॉल्यूशन की भावना देखते हुए फिर माहौल खराब होने लगा। तो फिर ड्यूमा को दोबारा से 3 महीने के बाद जब ड्यूमा को डिसमेंटल किया गया, डिसबैंड किया गया, उसके बाद दोबारा से ड्यूमा बनाई गई। लेकिन अब की बार राजा ने स्मार्टली क्या किया, पहले वाली जो ड्यूमा थी उसमें ज्यादातर जो लिबरल सोशलिस्ट थे, जो सोशलिस्ट लोग थे, जो खुले विचारों के लोग थे, उनको अब कम किया गया और अब इसके अंदर कंजर्वेटिव आइडिया वाले जो लिबरल्स थे और कंजर्वेटिव्स थे, उनको ड्यूमा में ठूस दिया गया, उनको जूमा में भर्ती किया गया। तो इस तरीके से जूमा को भी जो है अपने तरीके से राजा ने अपने मर्जी से अपने सपोर्ट करने वाले लोगों को ड्यूमा में ठूस दिया, भर दिया। लेकिन ड्यूमा के एक जो मेन प्रेसिडेंट थे, जो हेड थे उस टाइम पर, उनका नाम था पीटर स्टोलिपिन। पीटर स्टोलिपिन जो थे वो प्राइम मिनिस्टर थे एक तरह से। तो इनको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, डूमा के मेन हेड थे मतलब। और ये जो है ये पब्लिक, ये थोड़े से ये जो थे ये थोड़े सोशलिस्टिक विचारों वाले व्यक्ति थे और इन्होंने बहुत सारे ऐसे काम करने के लिए एडवाइस किया राजा को जिससे वर्कर्स की कंडीशन को इंप्रूव किया जा सके और देश के माहौल को सुधारा जा सके। लेकिन फ्रेंड्स, राजा के दरबार में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था रासपुतिन। ये रासपुतिन जो थे ना, ये एक मिस्टिक थे। मिस्टिक मतलब जादू टोना करने वाले, ये एक इस तरह के पुजारी थे, ये रिलीजियस गुरु टाइप के व्यक्ति थे और इनका काफी प्रभाव था राजा निकोलस के ऊपर। निकोलस II और इनकी वाइफ अलेक्जेंड्रा, इन दोनों पे रासपुतिन का काफी प्रभाव था और जो राजा रानी थे वो रासपुतिन की बातें ज्यादा मानते थे। और रासपुतिन जो था वो पीटर स्टोलिपिन की बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी से काफी परेशान था। तो इसने क्या किया, इसने राजा को भड़काया और क्या हुआ कि पीटर स्टोलिपिन को 1911 में असैसिनेट करा दिया गया, मार दिया गया। तो जो लोगों का जो रिप्रेजेंटेटिव था, जो लोगों के लिए काम कर रहा था, पीटर स्टोलिपिन, जब उसको 1911 में असैसिनेट कर दिया गया, मार दिया गया, तो अब लोगों का गुस्सा फिर से भड़का। इसी तरह फ्रेंड्स, इस तरह के कंस्ट्रक्टिव काम, इस तरह की डिस्ट्रक्टिव जो पॉलिसीज थी राजा की, कुछ तो उन्होंने रशियन रिवॉल्यूशन की तरफ देश को लाने में काफी हेल्प की। दूसरा,
सोशलिस्टिक विचारों वाले जो लोग थे वो भी फैक्ट्री वर्कर्स के लिए वर्किंग कंडीशंस को सुधारने के लिए और उनको फैसिलिटेट करने के लिए लोगों को इकट्ठा कर रहे थे, ऑर्गेनाइजेशंस बना रहे थे, यूनियंस बना रहे थे और यूनिफाइड वे में वो सरकार के खिलाफ, मोनार्की के खिलाफ प्रोटेस्ट करने की तैयारी कर रहे थे। तो फ्रेंड्स, ये हमने सारी कहानी पढ़ी 1911 से पहले पहले रशिया में क्या हुआ। अब 1914 से लेकर के शुरू करते हैं जब वर्ल्ड वार 1 शुरू हो गया। देखिए, अब कहानी एक नया मोड़ लेगी और बहुत तेजी से रशियन सोसाइटी में बदलाव होगा, सामाजिक बदलाव होंगे, पॉलिटिकल डिससेटिस्फैक्शन क्रिएट होगा, डिसकंटेंटमेंट क्रिएट होगा लोगों के दिमाग में। तो फ्रेंड्स, 1914 to 1918, this is the world war going on. World War 1 is going on. It was started in 1914 until 1918. World War 1 continued, and in this Russia was also participating against Germany, Ottoman Empire and Austria. तो जर्मनी के खिलाफ, ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ रसिया भी लड़ रहा था। रसिया में मैंने आपको बताया 80% जो लोग थे वो ज्यादा एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट थे, और चूंकि ज्यादातर जो लैंड थी वो नोबल्स के हाथ में थी, बाकी के लोग तो सिर्फ किसान थे। लेकिन यहां पर एक अच्छी चीज ये थी कि ये एक सिस्टम को फॉलो करते थे। यहाँ के जो किसान थे एक सिस्टम फॉलो करते थे, दैट इज कॉल्ड मिर। मिर के अंदर क्या होता था, ये एक ऐसी कम्युनिटी थी जो फार्मर्स थे ना, पीजेंट्स, उनकी जरूरत के हिसाब से नंबर ऑफ मतलब द एरिया ऑफ द लैंड वाज डिवाइडेड अमंग द पीजेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स, और सारी जमीन को एक साथ जो है ना बोया जाता था, और फिर अलग अलग परिवारों की जरूरत के हिसाब से उनमें जो है प्रोड्यूस को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था। लेकिन चूंकि लैंड ओनर्स जो थे वो ज्यादातर नोबल फैमिली के थे, तो ज्यादातर प्रोडक्शन तो उनके पास चला जाता था। जो भी बाकी बचता था प्रॉफिट, वो इनमें आपस में ये लोग अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग जरूरतों के हिसाब से डिवाइड करते थे। तो दिस सिस्टम वाज कॉल्ड मिल सिस्टम, ठीक है। लेकिन इस वर्ल्ड वार 1 के टाइम पर वार सप्लाईज को पूरा फुलफिल करने के लिए जो रिसोर्सेज थे उनका यूज किया जाने लगा, अब वॉर एक्सपेंडिचर्स को मीट करने के लिए। ऐसे में रसिया की हालत और खराब हो गई। सेंट पीटर्सबर्ग में, मॉस्को में जो इंडस्ट्रियल एरिया था, वहां पर भी लोगों में डिसकंटेंटमेंट फैल गया, और पीछे से उनको प्रमोट कर रहे थे ये जो पॉलिटिकल पार्टीज, जो पॉलिटिकल एसोसिएशन जो चल रही हैं यहाँ पे, सोशलिस्ट जो पार्टी यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन जो चल रही है। तो 1914 से 1916 तक रसिया लगातार जो है जर्मनी से हार रहा है, जापान से हार रहा है। ऐसे में लोगों को राजा की पॉलिसीज पर शक हुआ, एंड दे ब्लेम्ड द किंग एंड हिज पॉलिसीज फॉर ऑल द प्रॉब्लम्स क्रिएटेड इन द सोसाइटी। तो फ्रेंड्स, फूड सप्लाई कम होने के कारण और इस तरीके से कंटिन्यू वॉर होने के कारण, वॉर एक्सपेंडिचर्स बढ़ने के कारण, और रास्पुतिन और किंग जो लुई 16 थे, उनकी वाइफ अलेक्जेंड्रा की बैड पॉलिसीज और बैड डिसीजन एडवाइसेस के कारण, जो गलत पॉलिसीज निकोलस ने इंप्लीमेंट की और लोगों को सप्रेस करने की जो पॉलिसी अडॉप्ट की, उससे लोग अच्छे खासे परेशान थे, अच्छे खासे नाराज थे। तो फ्रेंड्स, अभी तक के इस लेक्चर में, इस टॉपिक में हमने ये कवर किया कि किस तरीके से सोशलिज्म का आइडिया यूरोप में फैला और यही आइडिया रसिया में पहुंचा। सेंट पीटर्सबर्ग में, मॉस्को में जो इंडस्ट्रियल एरिया था, वहां पर लोगों ने अपनी बेटर लिविंग कंडीशंस के लिए किस तरीके से प्रोटेस्ट स्टार्ट किया। 1905 में क्या हुआ रूस जापानीज वार में, और धीरे धीरे माहौल बन रहा है रशियन रिवॉल्यूशन के लिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, मुझे लगता है आज की वीडियो काफी लंबी हो गई है, इसको आज यहीं एंड अप करते हैं। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो शुरू करेंगे वो हम चलेंगे सीधे वर्ल्ड वार 1 और रशियन रिवॉल्यूशन। फरवरी में 1917 में जो रशियन रिवॉल्यूशन हुआ, अब हम उसके मुख्य कारणों को पढ़ेंगे और सीधे पहुंचेंगे अपने रशियन रिवॉल्यूशन में,
और उसके बाद की कहानी। ठीक है फ्रेंड्स, सी यू।